Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 6th and 7th of April, and this time it got delayed. So let's start with the question. So first question is Idukki Dam in Kerala is built on which river? ठीक है. Second is which funds contribute to the Consolidated Fund of India? मतलब कौन कौन से funds इसमें include होते हैं, कौन कौन से आते हैं, okay? Third question is what do you understand by Peto's paradox? अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज यूएस टू डेजिग्नेट ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो यूएस वही है कि किसी चीज़ से विड्रॉ करना शुरू करता है तो फिर वो वही सैंक्शन भी लगाएगा, वहाँ पे टेररिस्ट भी घोषित करेगा. तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है जो कि सैलिड फोर्स पे प्रेशर बिल्डअप कर देगा. तो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स या गार्ड क्रॉप जो है वो बनाया था 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के टाइम पे. और उस वहाँ पे अयतुल्ला खुमैनी थे जिन्होंने इसको फॉर्म किया था. तो एक्चुअली पहले ईरान में शाह रूल था, ईरानी शाह डायनेस्टी थी. और उसके बाद में 1979 में ये रेवोल्यूशन हुआ था, ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं जिसको. तो वहाँ पे उस शाह डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके डेमोक्रेटिक रेजिम लाने की कोशिश की थी. और उस टाइम पे यही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप. और इसका जो मिशन था इट वाज टू डिफेंड द क्लेरिकल रेजिम. ठीक है, क्योंकि जो नया रूल आया था इट वाज क्लेरिकल, मतलब कि क्या रिलीजन को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उससे जोड़ा गया था. लाइक आर्स इज अ सिक्युलर कंट्री, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे ईरान में वहाँ के रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से जोड़ा गया था. सो इट वाज अ क्लेरिकल रेजिम. ठीक है. सो इट दिस जो ये गार्ड्स थे दिस वाज अ ब्रांच ऑफ ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस. तो जो रेगुलर मिलिट्री या फिर आर्म्ड फोर्सेस है वहाँ पे उनको अर्तेश कहते हैं. तो वो ईरान की बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं और इंटरनल ऑर्डर मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है जिसको वहाँ पे पासदारान कहते हैं, सो दिस इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम. ठीक है, तो वही क्लेरिकल रेजिम को बचाने के लिए. ओके. अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पे आफ्टर विड्रॉइंग लास्ट ईयर फ्रॉम एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट. तो 2015 में जो है ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था JCPOA, जो कि P5+1 कंट्रीज़ के साथ हुआ था जिसको ईरानियन न्यूक्लियर डील कहा जाता है. और उसके बाद में लास्ट ईयर जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस ने मतलब वहाँ से विड्रॉ कर लिया था उस डील से. और उसके बाद से वो सैंक्शंस लगा रहे थे. और डील में हुआ क्या था, न्यूक्लियर डील में तेहरान के ऊपर ऑब्लिगेशन था कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्केल बैक करें. ओके. तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान. ओके. अब फॉरेस्ट टेररिस्ट डेजिग्नेशन इसको बनाने से होगा क्या, तो इसकी कोई भी जो एक्टिविटीज़ रहेंगी इस ग्रुप की दे विल बी टॉक्सिक फॉर द यूएस. और विथ एनी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग यूएस इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू पनिशमेंट. ठीक है. आज की थोड़ी यही हिस्टोरिकल टाइप की थी, कुछ आपको मतलब चीज़ें ऐसी पता चलेंगी. सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अब यूएस हाउस वोट्स टू एंड अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन येमेन सिविल वॉर. ठीक है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे येमेन में वो ना इन्वॉल्व हो इसके लिए यूएस हाउस ने वोट किया है. ठीक है. तो ये जो है ये पूरा येमेन है. और अगर आप यहाँ पे देखो इस पिक्चर में तो ये जो बॉक्स में है ये आपको येमेन दिख जाएगा. ओके. तो सऊदी अरेबिया और ओमान के नीचे आता है येमेन. ओके. अब इस रेजोल्यूशन ने वही रिजेक्ट किया यूएस प्रेसिडेंट का जो सपोर्ट है फॉर द सऊदी लेड कैंपेन इन येमेन. तो इसमें आपको दो चीज़ें पता चल गई. पहली बात तो यहाँ पे कैंपेन कौन लीड कर रहा है, सऊदी अरेबिया. और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस. ओके. अब इस कन्फ्लिक्ट के जो रूट्स हैं इट लाइज इन द फेलियर ऑफ अ पॉलिटिकल ट्रांजिशन. तो येमेन में स्टेबिलिटी लाने के लिए वहाँ पे अरब स्प्रिंग हुई थी. तो कई कई कंट्रीज़ में उस टाइम पे
हुई अरेबियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे भी, यमन में भी हुई थी, और वहाँ पे फिर स्टेबिलिटी लाने के लिए पॉलिटिकल ट्रांजिशन किया गया था। तो अरब स्प्रिंग लाने से पहले एक लॉन्ग टाइम अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट थे, अली अब्दुल्ला सलेह, ठीक है। और फिर जब ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन किया गया रेवोल्यूशन के बाद में, तो फिर जो पावर थी इट वाज हैंडेड ओवर टू हिज डेप्यूटी हदी, ओके, अब्दराबू मंसूर हदी। इनको 2011 में ये ट्रांजिशन किया गया था। अरब स्प्रिंग क्या थी? तो दिस वाज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, मतलब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अपराइजिंग्स थी, आर्म्ड रिबेलियंस हुए थे जो कि मिडिल ईस्ट में पूरे स्प्रेड थे इन लेट 2010, ठीक है। तो ये क्यों शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग? बिकॉज ऑफ द ऑप्रेसिव रेजिम्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये अरब स्प्रिंग कहा जाता है, इट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ऑप्रेसिव रेजिम्स जो थी उनके रिस्पॉन्स में शुरू हुई थी, और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कहाँ से शुरू हुई थी याद रखना, टूनीशिया से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। टूनीशिया एज अ कंट्री इन अफ्रीका, वहाँ से स्टार्ट हुई थी अरब स्प्रिंग। तो ये यमन में भी आई थी, जिसकी वजह से पावर जो था वो सले से हदी के पास में जाना था 2011 में। लेकिन ये जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ है, नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ फेलियर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हदी आए, ही हैड टू डील विथ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि जिहादिस्ट से अटैक, फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हो गई, फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल था वो अभी भी लॉयल था सले को, ठीक है, दे वर लॉयल टू सले। एंड इसके अलावा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, तो खूब सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अब सलेह को किसका सपोर्ट मिला? एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस का और दूसरा हाउथीज का, ठीक है। तो इन लोग ने मिलके मतलब वही कि पावर को रिगेन करने की कोशिश करी और पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जो उस टाइम पे फिर कायदे से पावर किसके पास होना चाहिए था? हदी के पास में। लेकिन क्योंकि सलेह और विथ हाउथी और सिक्योरिटी फोर्स ये पूरा यहाँ पे कोशिश कर रहे थे इस तरीके से पावर रिगेन करने की, तो जिसकी इसकी वजह से हदी को जो है वो 2015 में फ्ली करना पड़ा, ठीक है। वो वहाँ से मतलब चले गए थे, ओके। तो ऐसे कंडीशंस होने की वजह से, मतलब आप समझो पहले की एक अपन ब्रीफ में देख लें, तो सबसे पहले एक अथॉरिटेरियन रेजीम थी बहुत टाइम तक, लेड बाय सलेह। उसके बाद में अरब अपराइजिंग होती है, अरब स्प्रिंग होती है, जिसकी वजह से जो पावर है, मतलब आप समझो कि वहाँ की खुद की जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसकी वजह से पावर जो है वो एक पॉपुलर लीडर के पास में जाती है, हदी। लेकिन फिर जो वहाँ की फोर्सेस हैं और हाउथीज जो हैं वो फिर रिबेल कर रहे हैं और सलेह को साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से अभी का प्रेसिडेंट जो है, जो पॉपुलर अपराइजिंग की वजह से आया था, उसको फ्ली करना पड़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स ये माना जा रहा था, सऊदी अरेबिया ने माना कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ बैक्ड बाय शिया पावर ईरान, ठीक है। मतलब सलेह को बेसिकली ईरान का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे सऊदी अरेबिया का मानना था। और इसलिए सऊदी अरेबिया और दूसरी 8 सुन्नी अरब स्टेट्स, ठीक है, सऊदी अरेबिया अभी जो है वो सुन्नी स्टेट है, इन लोग ने मिलके एयर कैंपेन चालू किया एम्ड एट रिस्टोरिंग मिस्टर हदीस गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से मिलिट्री स्टेलमेट हो गया। और उसके बाद में हालांकि सीज फायर के लिए अग्री किया था, लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि द डील विल कोलैप्स। तो ऐसी कंडीशन में यूएस हाउस ने कहा है कि प्रेसिडेंट को वहाँ से विड्रॉ करना चाहिए। अब प्लेटिनम जुबली कमेमोरेशन ऑफ बैटल ऑफ कांगला तोंगबी। तो ये जो बैटल ऑफ कांगला तोंगबी था, इसको इम्फॉल बैटल भी कहा जाता है, और ये एक फियर्सेस्ट बैटल था, याद रखना, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लड़ा गया था, ऑन द नाइट ऑफ 6th and 7th अप्रैल 1944, ठीक है। तो जापानीज फोर्सेस जो थे वो 3 pronged ऑफेंसिव प्लान कर रहे थे इम्फॉल को कैप्चर करने के लिए। इम्फॉल किसका कैपिटल है? मणिपुर का, ओके, एंड द सराउंडिंग एरियाज, वहाँ पे वो कैप्चर करने के लिए। तो आपको पता है जापान जो है उस टाइम पे ये जो ब्रिटिश वगैरह के साथ के अलाइज थे, इनके अगेंस्ट जापान मतलब ईस्टर्न साइड से अटैक करते आ रहा था, ईस्टर्न साइड से पूरा अनेक्स करते आ रहा था टेरिटरी को। तो वहाँ से उन्होंने ये ऑफेंसिव लॉन्च किया था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है। तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस पर्सनल जो था, ये एडवांस ऑर्डिनेंस डिपो का, उन्होंने स्टिफ रेजिस्टेंस दिया इनको, जापानीज फोर्सेस को। एंड एक्चुअली में जो
आर्मी थी, एनिमी थे ये पूरा, जापानीज फोर्सेस, इन्होंने चारों तरफ से इनको घेर लिया था। तो जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस जो पर्सनल था उनको अपने कॉम्बेटेंट मैन पावर पे ही रिलाय करना पड़ रहा था। सो बेसिकली दीज वर सुसाइड अटैक्स, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अपने अपने आप से ही सुसाइड वो फॉर्म किए थे, ग्रुप्स फॉर्म किए थे इनसे, जापानीज फोर्सेस से लड़ने के लिए। और कांगला तोंगबी वॉर मेमोरियल जो है, दिस इज़ अ म्यूट टेस्टिमनी टू दिस बैटल, और ये डिवोशन दिखाता है टू द ड्यूटी ऑफ ऑर्डिनेंस पर्सनल, जिनमें से 19 ने काफ़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस की थी। तो ये मतलब ये भी कन्वे करता है कि ऑर्डिनेंस पर्सनल, वैसे तो ऑर्डिनेंस पर्सनल का काम क्या होता है, दे आर प्रोफेशनल लॉजिस्टिशियंस। तो जैसे वॉर वगैरह होता है, आर्मी को पूरा इक्विपमेंट्स पहुंचाना, मटेरियल पहुंचाना और उनको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, ये वैसे ऑर्डिनेंस पर्सनल का काम होता है, ठीक है। तो बट ऐसे टाइम पे दिस हैज़ कन्वेड, ये जो वॉर था, इसने कांगला तोंगबी का बैटल था, इसने कन्वे कर दिया था दैट ऑर्डिनेंस पर्सनल आर सेकंड टू नन इन कॉम्बैट एंड दे आर इक्वली प्रोफिशिएंट सोल्जर्स शुड द ओकेजन डिमांड। ओके। अब रुआंडा हैज़ बिगिन 100 days ऑफ mourning फॉर 8 lakh पीपल स्लॉटर्ड इन जीनोसाइड, ठीक है। तो रुआंडा में जीनोसाइड हुआ था, यहाँ पे आप मैप अच्छे से देख लो। ओके फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, ये जो मैप था, यहाँ पे आपने येमेन देखा, इसमें जो ये पिंक साइडेड आपके लेफ्ट साइड पे जितना है वो जो है वो हouthi के कंट्रोल वाला एरिया है, और जो राइट मोस्ट साइड पर है जहाँ अल महरा लिखा है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, ठीक है। इसमें लाइट पिंक रेडिश टाइप का जो कलर है, शबवा जहाँ लिखा है दैट इज अंडर अलकायदा कंट्रोल, और बाकी जगहों पे मिक्स्ड कंट्रोल है, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट जाओगे तो वहाँ पे हाउथीज हैं, एक्सट्रीम राइट आओगे तो गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। गवर्नमेंट यानी कि वही जो हदी लेड गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो रुआंडा भी देख लो, आपको यहाँ पे अफ्रीका के मैप में जो सर्कल दिख रहा है दैट इज़ द पोजीशन ऑफ रुआंडा। और रुआंडा की नेबरिंग कंट्रीज भी आप देख सकते हो, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, तंजानिया। ओके। अब रुआंडा ने कल ये शुरू किया 100 days ऑफ मोर्निंग फॉर ओवर 8 लाख पीपल, जो कि जीनोसाइड में स्लॉटर किए गए थे बाय एथनिक हुतू एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। किसने स्लॉटर किया था? एथनिक हुतू एक्सट्रीमिस्ट ने, और वो टारगेट किसको कर रहे थे? मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी तुत्सी कम्युनिटी, ठीक है। हुतू ने किया था किसके अगेंस्ट? तुत्सी कम्युनिटी। तो अब कभी भी अगर ये आता है तो आपको रुआंडा की मतलब जीनोसाइड और वहाँ के जो कौन सी दो कम्युनिटीज़ के बारे में हुआ था, हुआ था, आपको याद रहेगा। हुतू एक्सट्रीमिस्ट ने किया था किसके अगेंस्ट? तुत्सी कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एथनिक ओरिजिन। तो वैसे 85% रुआंडन्स जो हैं वो हुतूज हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से तुत्सी माइनॉरिटी ने वहाँ डोमिनेट किया हुआ था। तो 1959 में क्या हुआ कि हुतूज ने यानी मेजॉरिटी ने ओवरथ्रो कर दिया तुत्सी मोनार्की को, और जिसकी वजह से कई सारे तुत्सीज को फ्लेड करना पड़ा था टू नेबरिंग कंट्रीज। ये जो हमने अभी ऊपर देखी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बुरुंडी, तंजानिया वगैरह, ये वहाँ पे फ्लेड कर गए थे, ठीक है। तो अब जो ये ऐसे एग्जाइल्स थे, उन्होंने एक रिबेल ग्रुप बनाया तुत्सीज ने, दैट वाज रुआंडन पेट्रियोटिक फ्रंट, ठीक है, आरपीएफ। अब इन्होंने क्या किया कि ये पहले तो मतलब रुआंडा से चले गए, फिर इन्होंने 1990 में रुआंडा पे इन्वेड किया, और 1993 तक पीस डील होने तक फाइटिंग कंटिन्यू करते रहे। तो ऐसे में फिर क्या हुआ था कि कई सारे हुतूस जो थे उन लोग फिर वहाँ कंट्री से जाने लगे थे, लेकिन अभी भी रेजिम जो था वो हुतूस का ही था। मतलब अब उन लोग को ये लगने लगा था कि हमने क्योंकि 1959 में तुत्सीस को ओवरथ्रो किया है, जिसका वो बदला लेंगे, तो डर के मारे उन लोग वहाँ से जाने लगे थे। तो अब क्या हुआ कि 94 में ही एक प्लेन एयरक्राफ्ट जो जा रहा था, उसमें प्रेसिडेंट थे हु वाज हिमसेल्फ अ हुतू, और कुछ और लोग थे, उसको शट डाउन किया गया था। तो हुतू एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि आरपीएफ ने उसको शूट डाउन किया है, और जिसकी वजह से उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चालू कर दिया स्लॉटर का। जबकि आरपीएफ ने ये कहा कि प्लेन जो था इट वाज शॉट डाउन बाय हुतूस, ताकि हुतूस को एक्सक्यूज मिल जाए जीनोसाइड का, विच हैपेंड इन 1994। तो किलिंग जो थी ये वही 100 दिन चली थी, तो 7 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और जुलाई 4 जुलाई तक चली थी, और अभी मतलब वही कि
25 ईयर्स के बाद में इसको कमेमोरेट किया जा रहा है वहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा। और किगाली जीनोसाइड मेमोरियल में फ्लेम वगैरह जला के, एंड किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ रुआंडा। और यहाँ पे मतलब माना जाता है कि more than 250,000 victims were buried, which were mainly from the Tutsi people. ना नेशनल मैरीटाइम डे को ऑब्जर्व किया गया ऑन 5 अप्रैल 2019, जिसकी थीम थी इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इस डे का जो एम था, इट वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस टू सपोर्ट सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड कॉमर्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए, सेफ और एनवायरमेंटली साउंड कॉमर्स रहे, उसके लिए ये नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे याद रखना 26 सितंबर को होता है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम 5 अप्रैल और वर्ल्ड मैरीटाइम डे 26 सितंबर, एंड इट इज़ टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ शिपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, नाउ CPWD ने अभी ऑर्गेनाइज किया नेशनल सेमिनार ऑन ग्रीनरी एंड लैंडस्केपिंग। तो इसमें हम सेमिनार के बारे में तो नहीं, CPWD और ग्रीनरी और लैंडस्केपिंग यानी ग्रीन अर्बन स्पेसेस जो थीम थी यहाँ की, उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो फर्स्टली CPWD, तो दैट इज़ द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और इट इज़ इन चार्ज ऑफ पब्लिक सेक्टर वर्क्स। और ये आती किसके अंडर है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। याद रखना, CPWD मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास आता है। और इसका काम क्या होता है? डील्स विद बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स जैसे स्टेडियम्स, लैब्स, बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर रोड्स। ठीक है, और ये बनी कब थी? जुलाई 1854 में बनी थी। तो उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ने इसको स्टैब्लिश किया था एज अ सेंट्रल एजेंसी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वर्क्स। ओके, और ग्रीन स्पेसेस के बारे में देख लेते हैं। याद रखना 1854 एंड डलहौजी ने स्टैब्लिश किया था। अब ग्रीन स्पेसेस कौन कौन सी होती है? पार्क्स हो गए, स्पोर्ट फील्ड्स हो गए, इसके अलावा वुड्स, नेचुरल मीडोज, वेटलैंड्स, ये सब ग्रीन स्पेस में आता है। ओके, एंड ग्रीन अर्बन एरियाज जो होते हैं ये सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? बिकॉज दे फैसिलिटेट फिजिकल एक्टिविटी, रिलैक्सेशन और नॉइस से रिफ्यूज मिलता है। इसके अलावा ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं विच कैन हेल्प फिल्टर आउट हार्मफुल एयर पोल्यूशन। तो अर्बन स्पेसेस में आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए ग्रीन स्पेसेस और वहाँ पे ट्रीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके अलावा वाटर स्पॉट्स भी जो हो जाते हैं, जैसे कि लेक्स, रिवर्स, फाउंटेन्स, ये टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं। और अर्बन पार्क्स और गार्डन्स जो हैं वो सिटीज़ को कूल रखते हैं और सेफ रूट प्रोवाइड करते हैं फॉर वॉकिंग एंड साइकिलिंग। और इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन और रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एंड फर्दर दीज स्पेसेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटल हेल्थ। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रीन स्पेसेस, CPWD, और कुछ हिस्टोरिकल हमने देखे जैसे येमेन सिविल वॉर, रुआंडा जीनोसाइड। ओके, और इम्फॉल वॉर बैटल जो था, ये सारी चीज़ें हमने देखी। काफ़ी हिस्टोरिकल टाइप का वीडियो था एंड आई होप यू लाइक इट। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। एंड ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड द PDF, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।